हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम, राधे राधे, जय भीम, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल होंगे। मैं हूँ नवीन सैनी और आप सभी लोगों का आपकी पसंदीदा चैनल स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो मित्रों, आज मैं हिंदी का छठवां प्रैक्टिस सेट लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। तो आइए हिंदी के छठवें प्रैक्टिस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब देते हैं जो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व प्रैक्टिस पेपर का अभ्यास कर लेना कहीं न कहीं प्रतियोगी परीक्षा में आपके आत्मविश्वास, आपके प्रश्नों के जवाब देने की गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत ही तेज़ी से आप प्रश्नों का जवाब देने में सफल होते हैं। तो आइए मित्रों, हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब फटाफट देते हैं। बहुत कम समय में हम 30 प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो आइए ट्रिक के माध्यम से हम कुछ प्रश्नों का जवाब देना सीखेंगे जो हमारे साथ हमेशा बना रहे। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरबंस राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो मित्रों, जैसा कि 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण। ऑप्शन बी मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। ऑप्शन सी निशा निमंत्रण, मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला। ऑप्शन डी मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधुकलश। तो मित्रों, फटाफट आप जवाब दीजिए। बहुत ही सरल और सहज क्वेश्चन है। यदि आपको रचनाओं के संदर्भ में अच्छी तरह से जानकारी होगी तो मैं आशा करता हूँ इसका जवाब देने में आप बड़ा ही सहजता महसूस करेंगे। तो मित्रों, आशा करता हूँ आप इसका जवाब दे चुके होंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरबंस राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। जी हाँ। तो आइए हम एक ट्रिक के माध्यम से हमेशा के लिए इसे याद रखें। तो आपको बता दें, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के जवानी के समय में उनको मधु नामक एक बाला से मोहब्बत हुआ। ठीक है। और डॉक्टर हरिवंश राव बच्चन स्वभाव से बड़े ही शर्मीली प्रवृत्ति के थे। तो इन्होंने मधु को अपने फेवर में लाने के लिए, अपने पक्ष में लाने के लिए सबसे पहले इन्होंने उसके भाई अर्थात साला से संबंध स्थापित किया और मधु के भाई अर्थात साला के साथ इन्होंने जो समय बिताया उसको इन्होंने मधुशाला नामक पुस्तक में जगह दी, रचना में जगह दी। तो मधुशाला मित्रों, आशा करता हूँ आपको याद रहेगा। मधुशाला यह इनका 1935 में आया, मधुशाला 1935 में। और मित्रों, 1 साल तकरीबन साले से संबंध बनाए और इसके बाद शाला ने अपनी बहन से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की शादी के लिए तैयार हुआ। तो इस तरह से जब भाई ने बहन के सामने प्रस्ताव रखा तो मधु नाम की जो बाला है उसने कहा कि मुझे उनको समझने के लिए 1 साल चाहिए। तो अब अगला साल 1935 के बाद 1936 होता है ताकि मैं उनको अच्छी तरह से समझ सकूं। इसके बाद मैं उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करूंगी, मतलब उनसे विवाह करूंगी। ठीक है। तो इस तरह से मधुबाला जो 1 साल का जो बाला, मधु नामक बाला के साथ जिन्होंने 1 साल का समय व्यतीत किया, तो इसको इन्होंने मधुबाला नामक रचना में जगह दी। अब अगले साल
36 अगला साल हुआ 1937 में मधु नामक बाला की डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन से शादी होता है। तो जैसा मधु जब घर में आती है तो वह क्या बोलते हैं, जो कलश है उस कलश को पैरों से मार कर गिरा कर और अंदर की तरफ आया जाता है। तो आप जानते हैं मधु कलश, ठीक है। अब इसके बाद अगला है निशा निमंत्रण। तो आशा करता हूँ याद रखेंगे, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण। तो मित्रों आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सुमेल कीजिए, सुमेल कीजिए। तो पहला है हिंदी साहित्य सम्मेलन 1893, दूसरा है काशी नागरी प्रचारी सभा 1918, तीसरा है राजभाषा प्रचार समिति वर्धा 1910। तो मित्रों आइए फटाफट इसको सुमेल करते हैं। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन यह 1910 में हुआ था। कब हुआ था? 1910 में हुआ था। और काशी नागरी प्रचारी सभा 1893 में हुआ था। और राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा यहाँ पर 1918 दिया है, जो कि त्रुटिपूर्ण समय को दिया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनाया है वह है ऑप्शन डी, CAB कैब, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो आइए इसको भली बात समझते हैं कि जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा जो 1918 में बात की गई, ठीक यहाँ पर बात की गई है, तो उसका सही सन क्या है, सही साल क्या है, सही वर्ष क्या है। तो आइए इसके संदर्भ में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर दी गई साहित्यिक संस्थाओं एवं उनके रचनाओं का वर्ष सही सुमेल निम्नलिखित है। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 बिल्कुल सही। काशी नागरी प्रचारी सभा 1893 बिल्कुल सही। राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा यहाँ पे 1918 लिखा है, लेकिन नोट में क्या लिखा है, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना महात्मा गांधी की प्रेरणा से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में सन 1936 ईस्वी में वर्धा महाराष्ट्र में हुई, परंतु प्रश्न में 1918 दिया गया, अतः प्रश्न त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। जी हाँ, बिल्कुल प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, जैसा कि मुझे पहले से ही इसका आभास हो गया था, इसका अंदाज़ा लग गया था। तो आइए मित्रों हम अगले क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तुलसीदास, तुलसीदास। तो तुलसी या तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी डॉक्टर रामविलास वर्मा। तो मित्रों अगर हम तुलसी या तुलसीदास के रचनाकार के नाम की बात करें तो उसका सही ऑप्शन क्या होगा? आशा करता हूँ आप इसका जवाब दे चुके होंगे। तो इसका सही ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किंतु मित्रों जैसा कि हम समय समय पर रचनाओं को याद करते हैं, किंतु हम भूल जाते हैं कि इसके रचनाकार कौन हैं। तो मित्रों हम आपको देने जा रहे हैं ऐसा ट्रिक जो आपको ज़िंदगी भर न भूले। अगर हम तुलसी की बात करें तो तुलसी एक पौधा होता है, आप जानते हैं, और इसका औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। और तुलसी की बात करें तो तुलसी में हम नीर डालते हैं, यानी कि जल डालते हैं। तो किसको ध्यान में रखते हुए? सूर्य के कांत को ध्यान में रखते हुए, सूर्य के लालिमा को ध्यान में रखते हुए हम तुलसी में नीर डालते हैं। तो इस तरह से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे। तो तुलसी या तुलसीदास के रचनाकार है कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बताइए मित्रों, तुलसी का हम अर्चना भी करते हैं, तुलसी का हम आराधना भी करते हैं, ठीक है मित्रों। तो अब अर्चना क्या है, यह भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। यदि हम आराधना की बात करें तो यह भी सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। अब बताइए, सूर्य जो तुलसी में नए नए पत्ते उगते हैं, तो चाहे कोई भी पेड़ हो उसमें नए पत्ते तभी
निकलेंगे जब सूर्य के कांत, सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है। तो मित्रों, नए पत्ते भी इन्हीं की रचना है। ठीक है। और अगर हम बात करें, जो सूर्य सुबह में उगता होता है, सुबह की बेला कहलाता है, भोर की बेला, और दोपहर में उसे दोपहर का बेला कहते हैं। फिर इसके बाद हाँ, शाम में वह ढलता है, शाम बेला, संध्या बेला। इस तरह से हम, ठीक है, सूर्य का जो क्रम है तो वह बेला में उसी को हम जानते हैं। तो बेला भी इनकी एक रचना है। और अगर हम बात करें कुकुरमुत्ता की, तो यह भी एक पौधा होता है। ठीक है। और जानते हैं कि पौधे सूर्य के प्रकाश में ही उनका भोजन बनता है, बगैर सूर्य के प्रकाश में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से और देखिए, तुलसी की जैसा कि अर्चना और आराधना एकादशी के दिन किया जाता है। ठीक है, ऐसे कुछ है। तो उसके लिए एक एक इंसान गीत गाता है, गीतिका, मतलब एक एक इंसान गीतिका। तो ये भी किसका है? ठीक है, परिमल। अब देखिए, जो परियां जो है आकाश में उड़ती हैं, जो सूर्य का जो कांत उन पर लालिमा पड़ता है, तो उनका पूरा शरीर मलमल की तरह दिखता है, परिमल। ठीक है। अनामिका, अगर अन्न जो है वह मिका, मकई की तरह फूटने लगे, तो वह सूर्य के प्रकाश में ही, तो अनामिका क्या हो जाएगा? ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस तरह से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं रहीं। तो आशा करता हूं आप इन रचनाओं को याद रख पाएंगे। अगले हम रचना की अगर हम ऑप्शन ए महादेवी वर्मा की रचनाओं की बात करें, तो महादेवी वर्मा की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सबसे पहले हम बता देना चाहेंगे, महादेवी वर्मा का जो व्यक्तित्व होता है, ये बहुत ही सुंदर थी, अत्यंत सुंदर थी। तो इनको लोग निहारने से नहीं थकते थे। तो निहार इनका, ठीक है। और देखिए, जो दीप जो दीप है, ठीक है, दीप शिखा, ठीक है, तो दीप भी इनके चेहरे को देखकर खिसिया जाता था। ठीक है, दीप शिखा, तो दीप भी इनके चेहरे को देखकर खिसिया जाता था, दीप शिखा। ठीक है। तो इस तरह से निहार, दीप शिखा। ठीक है। अब इसके बाद यामा है, यामा, निहार, दीपशिखा, अग्निरेखा। ठीक है, रश्मि। ठीक है। अब बता दें कि एकदम रेशम की तरह, जैसे रेशम बहुत ही मुलायम, इस तरह से इनके चेहरे, इनके हाथ, इनके पैर बहुत ही मुलायम, रेशम की तरह, मलमल की तरह हुआ करते थे। तो रश्मि, निहार, दीपशिखा, अग्निरेखा। अब देखिए, अग्नि को जलन होता था कि हम इसको जलाकर इसके चेहरे को हम कुरूप बना दें, लेकिन वह भी पास पहुँचते ही रेखा बना लेता था। कहता था नहीं, हमें ये गलत कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो उनके चेहरे के पास पहुँचते ही अग्नि क्या आसपास रेखा बना लेता था। उसे भी यह करने में शर्मिंदगी महसूस होती थी। ठीक है, मतलब कि कैसे हम इतने सुंदर चेहरे को हम, तो अग्निरेखा, दीपशिखा, ठीक है, यामा, दीपशिखा, अग्निरेखा, यह इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मित्रों। ठीक है। तो आशा करते हूँ, हाँ मित्रों, जैसा कि 1982 में यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यामा के लिए इनको 1982 में, ठीक, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यामा, दीपशिखा, निहार, दीपशिखा, नीरजा। ठीक है, नीरजा, जो नीर है, पानी है। ठीक है, पानी, वो भी कहता है मैं तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता, मैं जा रहा हूँ, नीरजा। ठीक है, इतनी ये खूबसूरत थी। ठीक है। अतीत के चलचित्र यदि बात करें, तो इनके जो अतीत के जो चित्र थे वह भी ऐसे प्रतीत होते थे मानो वह चल रहे हों। इतनी यह पथ के साथ ही, ये देखिए, खूबसूरत इंसान
कि रास्ते रास्ते में दोस्त बनते चले जाते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ आप इस तरह से इनकी रचनाओं को याद रख पाएंगे, महादेवी वर्मा की रचनाओं को याद रख पाएंगे। अगर मैं केशव दास की रचना की बात करूँ, केशव दास, तो इनका कवि प्रिया, ठीक है, तो केशव दास को एक कवि बहुत प्रिय लगे, ठीक है, एक कवि बहुत प्रिय लगे तो उनको प्रेम से कवि प्रिया कह के बुलाने लगे। तो इनकी कवि प्रिया है रसिक प्रिया, और उस प्रिया में रस लेने लगे, इस तरह से रसिक प्रिया हो गया, ठीक है, रसिक प्रिया, ठीक है। फिर कहते हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो रतन भावनी, ठीक है। तो ये क्या करते थे कि रतन की भांति, ठीक है, ये बावले हो गए थे। जैसे सोने की पाने की इच्छा सभी को होती है, प्रेम पाने के में सभी लोग बावले हो जाते हैं, ठीक है। तो यह जो कवि था वह इनको इतना प्रिय है कि उसके लिए रतन भावनी, उस रतन कवि प्रिया नामक रतन को पाने के लिए भावने हो जाते हैं, रतन भावनी, ठीक है। तो रामचंद्र का तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्र का, रतन भावनी, इनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो मित्रों, आइए हम अगले उपन्यास की तरफ आगे बढ़ते हैं। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है, ठीक है मित्रों। तो बताइए, जो अन्य है मतलब अन्य, अन्य से हम क्या लेंगे, अन्य, ठीक है। अन्य जो है वह कहाँ पैदा होते हैं, तो खेतों में पैदा होते हैं, तो खेतान। और बताइए कि प्रभा यानी कि सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ता है तभी तो अन्य उगेंगे। तो अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है, तो प्रभा खेतान की। अगर मनु भंडारी की बात करें तो मनु भंडारी को एक बंटी नामक लड़के से मोहब्बत हुई, ठीक है। तो उसको यह प्यार से अपना बंटी कहती थी, क्या बोलती थी, अपना बंटी कहती थी, ठीक है। और जब उससे इनकी शादी हुई तो इन्होंने उसके लिए महाभोज का भंडारा कराया। किसका, महाभोज का भंडारा कराया। तो महाभोज, ठीक है, तो अपना बंटी महाभोज इनकी महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है मित्रों। तो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, अन्य से अनन्या आत्मकथा प्रभा खेतान की है। यह आत्मकथा जीवन के अनछुए पहलुओं को बेबाकी के साथ प्रकट करती है। इसका प्रकाशन वर्ष 2007 है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है। तो मित्रों, बहुत ही सरल क्वेश्चन है और मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है। तो मित्रों फटाफट जवाब दीजिए। आप इसको कई बार सुने होंगे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है, कबीर, ठीक है। ऑप्शन बी दादू, ऑप्शन सी नानक, ऑप्शन डी रैदास। तो आशा करता हूँ आप इसका जवाब दे चुके होंगे। तो इसका सही जवाब है रैदास, ठीक है, रैदास। तो मित्रों जैसा कि भगवान हमेशा चंदन की तरह शीतल बने रहते हैं, चाहे वह जहाँ भी रहे, जिस स्थिति में रहें, वह हमेशा शीतल बने रहते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम पानी की बात करें तो पानी अगर एक जगह बना रहे, ठीक है, एक जगह ही रैद मतलब रौदता रहे, तो उसको आस हो जाएगा, उसको आभास हो जाएगा कि मैं अपने स्वरूप को बदलने के लिए मजबूर हूँ, तो वह पानी गंदा हो जाएगा, काला हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रभु किसी भी स्थिति में हो वह कभी बदल नहीं सकते। तो इस तरह से प्रभु जी तुम चंदन हम पानी
यह किसका है? रैदास की। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यह पंक्ति संत काव्यधारा के प्रमुख कवि रैदास द्वारा रचित है। रैदास द्वारा रचित 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। रैदास आकाश धर्म गुरु रामानंद के शिष्य थे। रैदास आकाश धर्म गुरु रामानंद के शिष्य थे। ये प्रसिद्ध कृष्ण भक्ति कवित्री मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। मीराबाई के गुरु माने जाते हैं रैदास जी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, ठीक है। तो याद रहेगा कि पानी जब एक जगह रैदा जाता है, एक जगह वह हिलोरे मारता रहता है, तो उसको आस हो जाता है कि मेरा रंग बदल रहा है, ठीक है। किंतु तो वही भगवान हमेशा चंदन की भांति शीतल बने रहते हैं, ठीक है। उन पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मित्रों कबीरदास की अगर यह भी क्या है, यह भी संत काव्यधारा के कवि रहे, यह भी काव्यधारा के कवि रहे। तो कबीर का बीजक और साखी शबद रमैनी जानते हैं, ये बीजक का ही पार्ट है, साखी शबद रमैनी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो मित्रों फटाफट जवाब दिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो त्रिकुटी, देखिए त्र जैसे आ गया, त्र जैसे ही आ गया तो वह तत्सम हो जाएगा। खेत, हाँ, ख आते ही क्या हो जाएगा? खेत। तो खेत का जो तत्सम क्या होता है? क्षेत्र होता है। तो खेत क्या है आपका? तद्भव है। तो कौन सा शब्द तद्भव है? तो मित्रों आपको उत्तर मिल गया। प्रभु, प्र जैसे ही आ गया तो समझाओ तत्सम है। नाथ, तो ये तीनों हमसे पूछ रहा कौन सा तद्भव, तो हमारा उत्तर मिल गया ऑप्शन बी, खेत तद्भव से इसका तत्सम रूप क्षेत्र होता है। शेष शब्द प्रभु, नाथ एवं भ्रिकुटी तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो देश का मतलब होता है देश, अपना क्षेत्र। अज का मतलब जन्म लेने वाला, यानी कि अपने क्षेत्र में जन्म लेने वाले, अपने क्षेत्र, ठीक है, अर्थात क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। तो क्षेत्र विशेष में, जैसे कि महाराष्ट्र में जाइए तो वहाँ पर कुछ शब्दों को लेकर अलग नाम लिया जाता है, गुजरात में जाइए अलग नाम लिया, उत्तर प्रदेश में जाइए अलग नाम लिया जाता है। तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किसी वस्तुओं को लेकर अलग अलग नाम होते हैं। तो क्षेत्र विशेष में जन्म लेने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। कैसा शब्द? देशज शब्द कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए धड़ाम, ऑप्शन बी लाश, ऑप्शन सी औरत, ऑप्शन डी पतलून। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फटाफट मित्रों जवाब दिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और यह 8 जनवरी 2020 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो भी प्रश्न पढ़ रहे हैं, ये 8 जनवरी 2020 का पेपर है, उसका आप अध्ययन कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब होगा, आशा करता हूँ आप इसका जवाब दे चुके होंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए धड़ाम। तो अगला क्वेश्चन, आइए मित्रों हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हाँ, तो धड़ाम शब्द देशज शब्द है, लाश तुर्की शब्द है, औरत अरबी है और पतलून अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। कुछ महत्वपूर्ण देशज शब्द खिड़की, खिचड़ी, पगड़ी, जूता, ठीक है, इत्यादि, लोटा, ये सब जो है कैसे शब्द हैं? देशज शब्द हैं। अब देखिए, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। तो छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, तो छछूंदर के सर पर चमेली का तेल अर्थात अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मिथ्या आडंबर, ऑप्शन सी अधिक पाने की लालसा करना, ऑप्शन डी योग्य व्यक्ति को अच्छा चीज देना।
तो भाई चतुंदर को हम क्या योग्य मिलेंगे कि अयोग्य मिलेंगे बताइए। तो सीधी से सीधी बात, हम इसको अयोग्य मिलेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। इसका सही उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन ए, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मतलब मित्रों, ऋग्वेद, ऋग्वेद का विच्छेद क्या है। तो ऋग्वेद का विच्छेद क्या है मित्रों बताइए। तो जैसा कि स्पर्श व्यंजन के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में बदल जाना, यह किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जो है आपका जसस्व संधि व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। तो आइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, री प्लस वेद, ऋग प्लस वेद, री प्लस गवेद, ऋग प्लस वेद। तो इसका आपका सही जवाब क्या होगा मित्रों, फटाफट जवाब दिए। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ऋग धनवेद। क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। तो इसका आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, तो ऋग्वेद, ऋग धनवेद यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, बिल्कुल सही जवाब। व्यंजन संधि के अंत अन्य उदाहरण है सत धन वाणी, त थ द, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में बदल जाना। ठीक है, तो यह व्यंजन संधि में आता है। ठीक, और तो इस तरह से आपका ये हाँ, तो अब अगले जैसे दिग धन ब्रह्म, दिग धन ब्रह्म, तो दिग ब्रह्म हो जाएगा, दिग धन ब्रह्म दिग ब्रह्म, षट धन यंत्र षड्यंत्र। ठीक है, तो मित्रों आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप बीती समास शब्द में समास है। तो आप बीती, सबसे पहले हम इस समास का क्या करेंगे, विग्रह करेंगे। ठीक है, तो विग्रह से हमें पता चल जाएगा यह कौन सा समास है। तो आप बीती का क्या हो जाएगा, आप पर बीती, आप पर बीती। तो कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, अपादान से अलगाव, ठीक है, और संप्रदान के लिए संबंध काकी के, ठीक, और आपका अधिकरण में पर हो। तो यहाँ पर आप पर बीती, तो पर आ गया। तो कौन सा समास हो जाएगा, तो यह तत्पुरुष समास का अधिकरण कारक। ठीक है, तो इसमें तत्पुरुष समास है और अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास यह भी आपका तत्पुरुष समास का भेद है। क्या है, तत्पुरुष समास का भेद कर्मधारय समास है। ठीक है मित्रों, ठीक। तो द्वंद्व समास, द्वंद्व समास क्या है, जिसमें उभय पद प्रधान होता है, यानी कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, उसको हम क्या है, द्वंद्व समास कहते हैं। द्विगु समास, जिसका प्रथम पद संख्यावाची होता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं, इसलिए इसको हमेशा याद रखें, संख्यावाची द्विगु समास याद रखें। और तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, और इसका प्रथम पद गौण पद कहलाता है। ठीक है, और द्वितीय पद का है मुख्य पद या उत्तर पद कहलाता है। ठीक है मित्रों, तो आइए हम, आप बीती शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है। आप पर बीती इसका समास विग्रह धातव्य। तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान एवं पूर्व पद गौण होता है। तत्पुरुष समास मुख्यतः 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो कर्ण तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं मित्रों। घोंसले में चिड़िया, घोंसले में चिड़िया कौन सा कारक है। तो यह भी मित्रों फटाफट जवाब दीजिए, अभी भी बात हुआ है। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से और अपादान के लिए, अपादान से अलगाव, संप्रदान के लिए संबंध काकी के। ठीक है, और अधिकरण क्या हो जाएगा,
मैं पर हूँ तो क्या हो जाएगा, मैं पर हूँ तो क्या हो जाएगा आपका इसमें अधिकरण, क्योंकि घोंसले में चिड़िया है तो अधिकरण कारक हो जाएगा। कौन सा, अधिकरण कारक। अपादान, तो अपादान क्या होता है, अपादान से अलगाव हो जाएगा। संबंध काकी के संप्रदान के लिए, ठीक है, अधिकरण में पर हूँ। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। तो घोंसले में चिड़िया इस वाक्य अधिकरण कारक प्रयुक्त। संज्ञा को वह रूप जिससे क्रिया के आधार की सूचना प्राप्त हो अधिकरण कारक कहलाता है। हिंदी में मुख्यतः 8 तथा संस्कृत में 6 कारक होते हैं। ठीक है, अधिकरण कारक के अधिकरण कारक का परसर्ग में एवं पर होता है। ठीक है, आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि एक गद्यांश है और उस गद्यांश को पढ़कर आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, तो गद्यांश आप इस गद्यांश को भली बात आप पढ़ सकते हैं। क्या दिया है, गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तथ्यों का समन्वय मिलता है। यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्ची अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद के सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे विवाद सीमित हैं। तो सारे विवाद सीमित हैं, तो यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर जवाब है वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, राजनीतिक क्षेत्र तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश में। अगला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है, उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है। तो गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को। ठीक है, किसको बताया गया है, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन के अभी देखिए मित्रों, हम बात कर रहे थे कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ठीक है, रतन बावनी, बात कर रहे थे रामचंद्र का, इसकी कवि प्रिया रसिक प्रिया की बात कर रहे थे ना। तो कवि प्रिया है तो वह केशवदास है, लेकिन कनु प्रिया हो गया तो वहीं पर धर्मवीर भारती हो जाएंगे। और धर्मवीर भारती की जो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जैसे सूरज का 7वां घोड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, गुनाहों का देवता परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक, तो अंधा युग, ठीक, ये जो है धर्मवीर भारती की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं धर्मवीर भारती की। ठीक है, तो अगर हम भगवती चरण वर्मा की बात करें तो एक इनकी रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले। तो सही बात है, भगवती मतलब भगवती माता को आप जानते हैं ना। तो भगवती माता के चरण जो है, ठीक, तो भगवती माँ वह एक तरह से अपने भक्तों की क्या है, दीवानी है। वह अपने भक्तों की क्या है, दीवानी है। तो वह कहते हैं हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले। तो कभी इस भक्त के घर पर उनका चरण पड़ता है, तो कभी उस भक्त के घर पर उनका चरण पड़ता है, तो कभी उस भक्त के। तो 9 दिन का जो नवरात्र होता है, इस 9 दिन के नवरात्र में माँ के जो चरण है, भगवती के जो चरण है, माँ के जो चरण है, वह अपने
प्रत्येक दीवानों के घर पर पड़ता है। तो वही कहते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, भगवती चरण वर्मा। तो मित्रों बहुत ही इनकी महत्वपूर्ण रचना है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन देखिए आगे क्या है, देखिए इसमें क्या कहा गया है। हाँ, तो ये कनुप्रिया की रचना का धर्मवीर भारती या काव्य विधा की रचना है। किसकी विधा की? काव्य विधा की रचना है। धर्मवीर भारती की अन्य काव्य रचना है ठंडा लोहा, अंधा युग, 7 गीत वर्ष, देशांतर, ठीक है, शेष दिए गए साहित्यकारों की काव्य कृतियाँ, ठीक, ये है। लेकिन धर्मवीर सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों के देवता, ये बड़े इम्पोर्टेंट, अंधा युग, तो यह बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है मित्रों। अगला अब देखिए इसमें जो रांगेय राघव का है, अजय खंडहर, मेधावी, पांचाली, पिघलते पत्थर, राह के दीपक। अब देखिए अगर हम देखिए जैसा कि हम बात भगवती चरण वर्मा के ये कुछ और महत्वपूर्ण रचनाएं, जैसे कि देखिए हम बता रहे थे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को मधु से बड़ा लगाव था। किससे? मधु से। तो ये अगर हम मधुशाला की बात करें तो 1935 में, अगर मधुबाला की बात करें तो 1936 में, अगर हम मधु कलश की बात करें तो 1937 में, निशा निमंत्रण 1938। तो अगर हम इसकी बात करते हैं मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, इसकी बात करते हैं तो वो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की हो जाएगी। लेकिन अगर मधुकर्ण की बात कर दें तो भगवती चरण वर्मा, ठीक है, मधुकर्ण की। प्रेम संगीत, अब देखिए नवरात्र में भगवती माँ का प्रेम से संगीत किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रेम से संगीत किया जाता है। और प्रेम से संगीत कौन गाता है? मानव गाता है। किस दिन गाता है? एक दिन गाता है, यानी एक दिन नवरात्र के दिन गाता है। तो इस तरह से देखिए नागार्जुन की जो है युग धारा हो गया, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पतराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, ठीक है। तो इनके कुछ महत्वपूर्ण हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है प्लुत स्वर कौन सा है? तो प्लुत स्वर कौन सा है? तो मित्रों बताइए इसमें प्लुत स्वर कौन सा है, ठीक है। तो औम, ओम, ओम, ओम। तो इसका सही जवाब क्या है मित्रों? ओम, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है। ओम प्लुत स्वर है, शेष वर्तनी की दृष्टि से त्रिटुपूर्ण है। तो देखिए शेष वर्तनी की दृष्टि से जो है त्रिटुपूर्ण है, इसका सही क्या है? ऑप्शन बी ओम। तो ओम प्लुत स्वर है, शेष वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण शब्द है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है, ठीक है, प्लुत स्वर के उच्चारण में उसका 3 गुना अधिक समय लगता है। तो प्लुत स्वर का प्रयोग मूलतः वैदिक भाषा में या नाटक इत्यादि में संवाद लिखते समय पुकारने के अर्थ में किया जाता है। तो मित्रों जैसे मित्रों हमारा वीडियो एक लंबा होता जा रहा है, अन्यथा मैं इसको भली बात आपको समझाता। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे, तो आपको बड़ी आसानी से ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के संदर्भ में जानकारी देंगे। तो आइए मित्रों हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। तो मित्रों फटाफट जवाब दीजिए, इसका सही उत्तर क्या है? प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है तो क्या है? नियोजन इनका, ठीक, समानार्थी शब्द नहीं है। लक्ष्य इनका समानार्थी शब्द है। हेतु इनका समानार्थी शब्द है। उद्देश्य, तो प्रयोजन का तात्पर्य क्या होता है? लक्ष्य से होता है, हेतु से होता है, उद्देश्य से होता है, लेकिन नियोजन से नहीं। नियोजन शब्द प्रयोजन का समानार्थी नहीं है। नियोजन का अर्थ नियुक्त करना होता है। हेतु, उद्देश्य और लक्षण प्रयोजन के समानार्थी शब्द हैं। अब देखिए ऋजु का विलोम बताइए। तो ऋजु का विलोम क्या होता है? ऋजु का मतलब एक सीधी रेखा में। ऋजु का मतलब क्या होता है? एक सीधी रेखा। वक्र का मतलब आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? वक्र होगा। ऋजु का विलोम वक्र होता है। सीधा,
सरल रिजु के समानार्थी शब्द, सीधा सरल रिजु के समानार्थी शब्द हैं, सीधा सरल। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? तो देखिए, ढाई अपूर्णांक बोधक, दूसरा क्रमवाचक, वह नौकर कोई विशेषण नहीं, 26 पूर्णांक बोधक। तो इसमें ऑप्शन क्या बनेगा मित्रों? फटाफट जवाब दीजिए। देखिए, आप तो इसको देख ही नहीं रहे हैं, अब आपको दिखाई दिया, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन सी, वह नौकर कोई विशेषण शब्द नहीं है। वह नौकर कोई विशेषण नहीं, विशेषण का अशुद्ध निर्देश है, वह सर्वनामिक विशेषण है। विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है मित्रों। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के भेद का बोध होता है। तो आप भला तो जग भला, तो यहाँ पर आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? तो निजवाचक, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। तो आप भला तो जग भला वाक्य में निजवाचक सर्वनाम के भेद का बोध होता है। निजवाचक सर्वनाम कर्ता का बोधक है, पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो मित्रों, हम वीडियो के माध्यम से इसका आपको बहुत ही सरल और सहज में हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है मित्रों। यहाँ पर हमारा वीडियो बढ़ता जा रहा है, हमें कम समय का वीडियो बनाना है क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। जितना लंबा हो जाएगा उतना स्टूडेंट को बोरिंग लगेगा। हालांकि मेरा काम होता है कि प्रश्नों का बड़ा खुलकर जवाब देना मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो जैसा कि देखिए, इसके आंसर को कंफर्म नहीं किया है। विकल्प में दिए गए चारों शब्द चील, कड़ी, सरसों, संतान स्त्रीलिंग शब्द हैं। प्रश्न त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है, परंतु आयोग ने इसका उत्तर डी संतान को माना है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 51-52 के सही विकल्प छांटिए। तो वरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमकै घन बीच जगह, छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघरारी लटै लटकै मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, नीव छावर प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं ललाइन बोलन की। तो मित्रों देखिए, इस पद्यांश में कौन सा रस है? तो पददंत की पंगली कुंद कली, अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमकै घन बीच जगह, छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघराली लटकै लटकै मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, नीव छावर प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं ललाइन बोलन की। तो इसमें बच्चे की वात्सल्यता को दिखाया गया है। तो इस पद्यांश में कौन सा रस है? तो कौन सा रस है? वात्सल्य रस है, ठीक है। अगला है, उपरोक्त पद किस कवि का है? तो मित्रों यहाँ पर बताइए, उपरोक्त पद किस कवि का है? तो आप जो पद्यांश है उसमें ही आप उस कवि का नाम पा जाएंगे। तो किस कवि का है?
तो तुलसीदास का है, तुलसीदास। ठीक है। अब देखिए, तो अगर हम मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना क्या है? ठीक है। तो जैसा कि आपने एक फिल्म देखा होगा जिसमें कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह है, ठीक है, पद्मावती, पद्मावती फिल्म। ठीक है। तो पद्मावती रानी होती है और वह है इससे रणवीर कपूर से जो है मदद मांगने के लिए जाती है। रणवीर सिंह से मदद मांगने और रणवीर सिंह मना कर देता है। तो उसके सामने वह नृत्य अंग वगैरह करके, ठीक है, उसको जो है मोह लेती है और इस तरह से, ठीक है, रणवीर सिंह उससे मोहब्बत करने लगता है। ठीक। और रणवीर सिंह उसका साथ भी देता है और अंत समय में जब उसका जाने का आता है तो उसने अपने मंत्री से कहता है कि पद्मावत को अखरावट के मालिक का आखिरी सलाम कह देना। तो पद्मावती, तो पद्मावत को अखरावट के मालिक, तो मालिक से क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत को अखरावट के मालिक का आखिरी सलाम कह देना। तो इनका क्या हो जाएगा? पद्मावत हो जाएगा, अखरावट हो जाएगा और अब आखिरी सलाम का मतलब हो जाएगा आखिरी कलाम। अब सूरदास, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये सब किसका है? सूरदास। तुलसीदास का तो आपको बताया ही, तुलसीदास। ठीक है। कवितावली, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस, तो इसकी रचना है। कबीर, ठीक है, साखी शबद रामायणी बीजक के अंतर्गत। ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें। हाँ, अगला क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो श जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है। तो श का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है। अब स का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, ये भी सही है। च का उच्चारण स्थान कंठ, ये गलत है, क्योंकि च का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। क्या होता है? तालु। च छ ज ज, जैसे क ख ग अंगा कंठ हो गया, च ज ज हुआ तालु हो गया। ट ठ ड ड अड़ा तो क्या हो जाएगा? मुर्दा हो जाएगा। त थ द द न तो क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। अब प प म तो क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। अब देखिए पेट परवश स के क्या हो जाएगा? तालव्य हो जाएगा, तालव्य। तो कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो हाँ, ये आपका ये जो है सदंत है। अब इसका तालव्य ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और इसका क्या है? पेट से अगर पेट फाड़ दिया जाए तो आप जिंदा रहेंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, मुर्दा। ठीक है। तो ये इसका पेट का उच्चारण स्थान क्या होगा? मुर्दा होगा। तो इस तरह से इस स का उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंत। ठीक है। तो यही सही है, बाकी सारे विकल्प क्या हैं? गलत हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। श दंत, हाँ, अब देखिए यहाँ पर वही दिया है। तो कंठ के लिए अकु विसर्जनिया नाम कंठ है। अकु विसर्जनीय, अकु, अ का मतलब क्या हो गया? आ। अकु का मतलब क वर्ग, क गंगा। ह आप जानते हैं विसर्ग, तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ठीक, कंठ होता है। तो इचु यशा नाम तालु है। ठीक है। ई का मतलब हो गया ई और बड़ी, च का मतलब चू का मतलब च वर्ग, यशा नाम य और श क्या हो गया? तालब हो गया, मुर्दा। ऋतु रसाणाम मुर्दा। ठीक है। अब ऋतुलसा नाम री हो गया, री हो गया, ल हो गया, ठीक है, त वर्ग हो गया, इसका क्या हो गया? दंत हो गया। अगला, कौन सा कथन अशुद्ध है? दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण स्थान एक साथ हो सकता है। ठीक है। कौन सा अशुद्ध है ये आपको बताना है। तो दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण स्थान एक हो सकता है। तो दो महाप्राण, तो महाप्राण में क्या आता है? तो आपका स्पर्श व्यंजन का, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। ठीक है। और क्या फिर इसके बाद क्या होते हैं आपके? उष्म व्यंजन।
तो ये क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण स्थान एक हो सकता है, तो यह संभव है कि दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण स्थान एक हो, संभव नहीं है। तो ये क्या है आपका अशुद्ध कथन, आपको मिल गया, कथन अशुद्ध है। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण स्थान परंपरा से भिन्न हो गया है, जी बिल्कुल। 6 संयुक्त व्यंजन है, बिल्कुल सही। विसर्ग कंठ वर्ण है, बिल्कुल सही, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है, ठीक है। तो लड़के के विषय में, तो लड़का क्या है, पुल्लिंग शब्द है। लड़का क्या है, कर्ता है। लड़का क्या है, एक वचन है, ठीक है। यहाँ पर जो ये बहुवचन है ये गलत है, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। तो यहाँ पर जो ये बहुवचन यही क्या है, अशुद्ध है। बाकी क्या है, लड़का आपका पुल्लिंग, कर्ता है, पुल्लिंग शब्द और एक वचन है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम आम खाता है में कौन सा रूप है। तो राम आम खाता है, ठीक है। तो राम यहाँ पे क्या आपका कर्ता है, ठीक। और कर्ता आपका एक वचन है और क्रिया भी आपका एक वचन है। जब कर्ता और क्रिया दोनों आपका एक वचन में हो तो वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। कौन सा वाच्य होता है, कर्तृवाच्य होता है। तो इस तरह से आपका उत्तर क्या बनेगा, कर्तृवाच्य। तो राम आम खाता है में कर्तृवाच्य, वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो तो उसे, ठीक है। अब देखिए क्रिया का जो लिंग वचन है वो कर्ता के अनुसार है, तो इसलिए इसे हम क्या कर देंगे, कर्तृवाच्य कहेंगे। और देखिए रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गयो न उबरे मोती मानस शून। तो देखिए अगर मित्रों हम अनुप्रास अलंकार की बात करें तो जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, वर्णों की आवृत्ति हो, ठीक है। और वर्णों की आवृत्ति हो तो वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास, बार बार वर्णों की आवृत्ति हो रही है तो वहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारू चंद की चंचल क्रीड़े खेल रही हैं जल थल में, ठीक है। इस तरह से अगर क्या बोलते हैं वर्णों का क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। और कभी कभी शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है तो भी हम क्या कहते हैं कि अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। हाँ लेकिन अब देखिए अनुप्रास अलंकार, लेकिन अगर जो है दो शब्द क्या है, दो शब्द जो एक ही दिखते हों, एक ही प्रकार के दिख रहे, जिससे कनक कनक, उधव जोग जोग, तो जोग जोग, ठीक है। दो शब्द या दो से अधिक शब्द, ठीक, और उनके अलग अलग अर्थ हों, क्या हो, उनके अलग अर्थ। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, तो कनक कनक देख रहे हैं ना। तो जब ऐसे शब्द दिखाई दे तो वहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। उधव जोग जोग क्या हो जाएगा, ठीक, यमक। तो यह अब देखिए जब दो या दो से अधिक शब्द दिखाई दे दें, जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों एक ही जगह, जैसे कनक कनक थे जोग जोग, ये अलग अलग। वह 3 बेर खाती है, वह 3 बेर खाती है, तो देखिए वह 3 बेर खाती है, वह 3 बेर खाती है, 2 बार बार आ रहा है, बेर बेर ने 2 बार आया। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्या ये यमक अलंकार, क्योंकि दोनों के क्या अलग अलग अर्थ हैं, ठीक है। अगर हम श्लेष अलंकार की बात करें तो यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया जाता है और उसका एक से अधिक अर्थ होते हैं, ठीक है। तो जैसे मित्रों यह परीक्षा में बार बार पूछा गया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस दोहे में कौन सा, तो पानी का अर्थ देखिए, पानी का अर्थ मोती भी है, तो मोती का अर्थ चमक, ठीक है। तो पानी का एक अर्थ क्या है, मोती अर्थात चमक। पानी का एक अर्थ क्या है, मानुष, मानुष का मतलब इज्जत। और पानी का एक अर्थ क्या है, चून, चून का मतलब क्या होता है, जल। तो आप जानते हैं अगर शेष नाग अगर किसी को काट लेते हैं, डस लेते हैं,
तो इंसान तो एक ही होता है। जब जो काटने वाला जब जिसको को देखता है तो वह इंसान तो एक ही होता है, लेकिन उसे कई दिखाई देते हैं। तो एक शब्द हो और उसके कई अर्थ हों, क्या हो, उसके कई अर्थ हों। ठीक है, तो अब अगला है, तो देखिए उपमा अलंकार, जहाँ पर उपमेय और उपमान का भेद किया जाता है, यानी कि तुलना किया जाता है, वहाँ पे उपमा अलंकार। रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय और उपमा का भेद रहित आरोप हो, यानी कि भेद नहीं किया जाता वहाँ पे। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान की संभावना दिखाई जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा, जैसे जनु जानो, मनु मानो, जनहु मनहु, ठीक है, मानहु जानहु, ये शब्द हैं। श्लेष अलंकार, तो आप समझ, इसका ऑप्शन डी सही है, श्लेष अलंकार। ठीक है, अब देखिए मित्रों, अगला हम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो अंगना, चाँद, आँख, अंक, तो इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है? तो फटाफट मित्रों जवाब दीजिए। इसका सही ऑप्शन है ए। ठीक है, अंगना शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अंगना का अर्थ स्त्री होता है। दिए गए अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध है। देखिए चाँद जो है हमेशा चंद्रबिंदी वाला चाँद लगता है, आँख में हमेशा ये चंद्रबिंदी वाला लगता है, अंक में ये वाला लगता है। ठीक है, ठीक, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। तो अनुस्वार विसर्ग, ठीक है, तो इसमें ये रहेगा। ठीक, अगला है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? ठीक है, तो देखिए सन्निधि, शमनिधि, सन्निधि, ठीक है। अब देखिए ये है, इसमें छोटी ई की मात्रा रहती है। तो देखिए सन्निधि में बहुत, ये भी देखिए इम्पॉर्टेंट ही समझिएगा। ठीक है, सन्निधि, तो दिए गए शब्दों में सन्निधि की वर्तनी शुद्ध है, शेष सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। सन्निधि स्त्रीलिंग शब्द है जिससे अलग अलग रखने का काम या पास रखने का भाव प्रकट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो उपचारात्मक, ठीक है, तो उपचार का मतलब क्या होता है? जैसे भैया आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके वो बीमारियों का क्या करता है, डायग्नोसिस करता है, यानी कि पहले वह क्या बोलते हैं, एक्सरे वगैरह करेगा। ठीक है, एक्सरे वगैरह डायग्नोसिस करेगा, डायग्नोसिस तब इसके बाद उपचार करेगा, उसका इलाज करेगा। तो समस्या के कारणों की सही पहचान, तो उपचारात्मक मतलब डायग्नोसिस करेगा। डायग्नोसिस तो क्या बोलते हैं, वो सब लेगा ना, सीटी स्कैन उसकैन बोलते हैं ना, वो सब लेगा ना। ठीक, तो इस तरह से समस्याओं के कारणों के सही पहचान ये हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आपको मेरे ट्रिक समझ में आए होंगे। आशा करता हूँ आपको मेरे ट्रिक समझ में आए होंगे। और यदि मेरा ट्रिक और मेरे पढ़ाने का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी। तो इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा, और अगली बार हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।